सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपकी प्रिपरेशन आई होप अच्छे से चल रही है। जैसा कि हम आजकल पेपर डिस्कस कर रहे हैं लेखा लिपिक का, इसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल्स में कुछ 50 या 60 के अराउंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और इसका 3rd पार्ट आज मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जो है कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल लेखा लिपिक का जो पेपर हुआ था वही पेपर यहाँ पे है। ठीक है, उसके अंदर यह पार्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो चीज़ अच्छी देखी गई थी इस पेपर में। इसका 3rd पार्ट हम करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे जो अदर MCQ की सीरीज़ है उसमें भी हम 13 से 14 पार्ट यहाँ पे इंक्लूड कर वहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं, और उसके अलावा इस पेपर के 2 पार्ट हमने यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दिए हैं, तो आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सबसे पहले तो ये पार्टनरशिप डीड हमारा एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी प्रकार के यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस का है या सैलरीज टू पार्टनर्स का है, ये सब कुछ क्लॉज, उसमें सब कुछ यहाँ पे प्रोविजंस लिखे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उस केस में यहाँ पे कहा गया कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो किस रेशियो में दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा आपको इक्वली। ठीक है, बराबर रेशियो में यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो शेयर करेंगे जो पार्टनर्स हैं। अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो उसमें जैसे उसमें दिया हो गया, जो प्रोविजंस उसमें होंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा। लेकिन जब नहीं अवेलेबल है तो उसमें इक्वल बराबर रूप से यहाँ पे पार्टनर्स को डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर्स शेयर ऑल द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेज एंड फिक्टिशियस एसेट इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि इसमें बोला गया है कि वह कौन सा रेशियो है जिसमें पार्टनर्स, चाहे वो प्रॉफिट हो, रिजर्व्स हो, लॉसेज हो या फिक्टिशियस एसेट्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स हों, उसको यहाँ पे कौन सी रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो वो हमारा होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि किसी भी प्रकार का जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या कोई रिजर्व है या कोई लॉसेस हैं, ठीक है, एंड कोई फिक्टिशियस एसेट है, तो उसको हम क्या करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुराने जो पार्टनर्स हैं उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बोला है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज कब होगा प्रॉफिट शेयरिंग में? जब हम क्या करेंगे? एक न्यू पार्टनर को यहाँ पे एडमिशन करेंगे, उसका न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे, तो उसके बाद ही हमारा चेंज होगा। अगर न्यू पार्टनर को एडमिट किया तो ये सारा जो प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, लॉस है, सब कुछ है, ये किस में हमारे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज। रिसिट एंड पेमेंट आप सभी को पता है, ये हमारा रियल अकाउंट होता है। ठीक है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ। इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे किस तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है? जैसे कि ये हमारा करता है रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक फाइनेंशियल ईयर का बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम जानते हैं कि अगर एक हमारा 1 ईयर से लेस या 1 ईयर तक के कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर्स के बोलते हैं। जबकि कैपिटल नेचर के क्या होते हैं? हमारे कैपिटल नेचर का तब माना जाएगा जब हम लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए वो खर्चा करेंगे, या फिर कैपिटल एसेट्स पे, हम फिक्स्ड एसेट पे हम वो खर्चा करने वाले हैं, तो हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। इसको हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा बात करना सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ए और बी 2 पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 5:3 के रेशियो में। ऑन एडमिशन सी ब्रिंग्स 70,000 एच कैश एंड 43,000 अगेंस्ट गुडविल। यानी कि सी को उन्होंने एडमिट किया अपने फर्म में, नया एडमिशन हुआ जिसमें वो 70,000 तो कैश में लेके आता कैपिटल, और
3000 क्या करता है, एज ए गुडविल लेके आता है, ठीक है, गुडविल के तौर पे। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए बी सी हमारा क्या बन जाता है, 7:5:4 बन जाता है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हम ए एंड बी बोला है। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है हमारा, देख लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो हमारा होता है हमारा जो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। यानी कि सेक्रीफाइस में पहले अपने पास ज़्यादा रेशियो रहा होगा, जैसे न्यू पार्टनर एंटर हुआ तो उससे हमारे जो रेशियो है वो कम हो गए, हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने कुछ पार्ट जो अपने प्रॉफिट का जो पार्ट है वो नए वाले से जो पार्टनर है उसको दिया रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। तो इसको कैसे कह, ओल्ड रेशियो ए एंड बी का, ए का ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस 7/16। तो इस तरह से इसका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा अपने पास 16 कॉमन 10 माइनस 7 यानी कि 3/16। 3/16 आया अपने पास ए का रेशियो। ऐसे ही हम निकालेंगे बी का रेशियो। तो बी का रेशियो कितना निकल के आएगा, बी का पुराना रेशियो कितना है, 3/8 है। और न्यू रेशियो क्या हो गया बी का, ये दिया गया है 7:5:4 दिया गया, तो 5/16। तो ये निकल के आएगा 6 - 5 इक्वल टू हो गया 1/16। पहला अपना निकला था कितना, 3/16 पहला निकला था, दूसरा निकला है 1/16। तो इस तरह से 16 कॉमन है, कैंसिल हो जाता है। तो अपने पास क्या बच गया रेशियो, 3:1 का रेशियो बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो अलग अलग होता है। सेक्रीफाइस रेशियो में आप पहले लेते हो ओल्ड रेशियो, जबकि गेनिंग रेशियो में आप क्या लेते हो, न्यू रेशियो लेते हो। क्योंकि गेन किया आपने तो न्यू रेशियो आपका ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ओल्ड रेशियो आपका कम रहेगा। और सेक्रीफाइस में आपने पुराना रेशियो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए आप ओल्ड में से न्यू रेशियो आप माइनस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंपनी रिडीम इट्स डिवेंचर बाय यूजिंग इश्यूइंग इक्विटी शेयर इन लियो ऑफ द डिवेंचर, इट इज़ कॉल्ड द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय। देखिए यहाँ पे बोला है कि जब भी कोई कंपनी क्या करती है, अपने डिवेंचर का रिडेम्पशन करती है, किसके थ्रू, कैश में ना करके, किसमें, इक्विटी शेयर्स के थ्रू करती है, इन द ल्यू ऑफ डिवेंचर, इन द शेयर इन ल्यू ऑफ द डिवेंचर, ठीक है। तो अगर वो क्या करती है, डिवेंचर के रिडेम्पशन के बदले वो इक्विटी शेयर्स में उसको रिडीम कर लेती है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो डिवेंचर हैं वो किस में कन्वर्जन हो गया, किस में, इक्विटी शेयर में उनका कन्वर्जन हो गया, यानी कि रूपांतरण हो गया, ठीक है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट तो वो हो जाएगा कि कोई भी हम पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोन लेते हो तो आप क्या करते हो, लंबा अगर हमने बड़ा लोन ले रखा है तो हम हर महीने की इंस्टॉलमेंट देते हैं। इंस्टॉलमेंट इन द सेंस कि हर महीने जो पैसा जाता है, जैसे 10,000 की मैंने बोला मेरी इंस्टॉलमेंट बना दो, अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया है तो मेरा 10 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पेमेंट जो होती है इंस्टॉलमेंट की वो होती है। और लमसम, पेमेंट इन लमसम, लमसम का मतलब होगा कि जैसे 10,000 की कोई चीज़ थी और मैंने 10,000 के 10,000 वहीं पर ही उसको पेमेंट कर दिए एक बार में ही, कोई किस्त नहीं बनाई, तो इसको एक मुश्त भुगतान या लमसम बोलते हैं। परचेज इन ओपन मार्केट परचेजिंग किस में होती है, हमारे जो डिफरेंट टाइप के बिल्स होते हैं बेसिकली उनको हम बोलते हैं परचेज इन ओपन मार्केट, उनको परचेज करने पे। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिबेंचर को किस में कर दिया, कन्वर्ज कर दिया हमने किस में, इक्विटी शेयर्स में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। सेक्रीफाइस रेशियो इज़ कैलकुलेटेड, अभी हमने ऊपर तो बात करी, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्योंकि ज़्यादा रहेगा, बाद में आपने किसी को अपना सेक्रीफाइस करके कुछ पार्ट दे दिया तो आपका बाद का रेशियो यानी कि न्यू रेशियो आपका कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए चैरिटेबल क्लब हैज़ रिसीव्ड ए सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर ₹1 लाख, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ₹6,000, अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इज 8,000, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, करंट ईयर के अलावा, ठीक है, करंट ईयर के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, किसके,
जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है तो उसमें करंट ईयर की ही जो ट्रांजैक्शन हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, अदर को छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उनको माइनस कर दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कितने की 1 लाख की यहाँ पे क्या है डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन जो भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई किसको, हमारी जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस था कोई, उन्होंने क्या किया डोनेशन करने के लिए ही बेसिकली उन्होंने अपने एक वेबसाइट खोली या जिस तरह से भी किया, उन्होंने 1 लाख रुपए यहाँ पे कलेक्ट कर लिया और उन्हें रिसीव उसी ईयर में हो गए हैं। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ₹6,000। अब इनने क्या बोला है, अमाउंट रिसीव्ड एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है, अभी के लिए नहीं है, करंट ईयर के लिए। अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग है बट करंट ईयर का है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे 8,000, ये आ जाएगा हमारा इसमें प्लस, ठीक है। करंट ईयर का 1 लाख तो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है, लेकिन 8,000 भी ड्यू हो चुका है, ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो हम इसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करेंगे। कुल हमारे पास आ गया 1,08,000 रुपये, और इसमें बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर का जो है वो 6,000 है, तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर का हम लेते नहीं हैं, इसलिए 1,02,000 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि 1 लाख रुपये उसको रिसिट हो चुका है उसके पास, क्योंकि ये करंट ईयर का है 1 लाख, उसके बाद उसने क्या बोला कि नेक्स्ट ईयर का 6,000 है, ये आपका दिया है नेक्स्ट ईयर का 6,000, तो नेक्स्ट ईयर का हम उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि हम उसको अगले साल रिकॉर्ड करेंगे इसके लिए, और 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है फॉर द करंट ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ करंट ईयर का, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द absence ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द अलाउेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ पे 6% का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है जब भी आपकी पार्टनरशिप डीड यहाँ पे absent रहती है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है कि यहाँ पे इंटरेस्ट के अलावा, इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट अलाउड नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ये कैपिटल, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे ये प्रोविजंस अलाउड नहीं होते हैं जब भी हमारे पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहती है। सिर्फ किसकी परमिशन रहती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो भी कितने रेट से 6% पर एनम के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट से दिया जाएगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर सेबी गाइडलाइंस द मिनिमम सब्सक्रिप्शंस अमाउंट हैज़ बीन फिक्स्ड एट, ये आप सभी को पता होगा 90% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 ऑथराइज शेयर कैपिटल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल तो उसकी जितनी शेयर कैपिटल है टोटल कंपनी की वो ऑथराइज उसको मान लिया जाता है। अनकॉल्ड, तो अनकॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, जब आप इश्यू करेंगे उसके बाद सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है, उसके बाद जो आपका कॉल्ड और अनकॉल्ड तो उसके बाद का आएगा, ठीक है, तो और सब्सक्राइब्ड भी क्या होगा बाद में होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इश्यू करना पड़ेगा, तो 90% ऑफ द इश्यू शेयर कैपिटल आपका राइट होगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है, मतलब इसका आपको नॉलेज नहीं भी है, तब भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन किस पे होगा बेसिकली, जिसको हम क्या करेंगे इश्यू करेंगे शेयर को, वही तो होगा, ठीक है, ऑथराइज पे तो हो नहीं सकता है। तो और ये दोनों पार्ट इसके बाद आएंगे, जो सी और डी वाले हैं वो ए के बाद ही आने हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड ईदर ऑन फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज और कॉल्ड, यहाँ पे मोर्टेज बोला जाता है। मोर्टगेज बेसिकली किसको बोला जाता है, जिसके बिहाफ में यहाँ पे कोई प्रकार की सिक्योरिटी रखी जाती है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने 5 लाख का यहाँ पे लोन लिया था, और उस 5 लाख के बदले में आपने कुछ सिक्योरिटी रख दी, फॉर एग्जांपल आपने अपना जो लैंड को उसके बिहाफ में गिरवी रख दिया, यानी कि अगर आप कल के दिन में अगर उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके लैंड्स को बेच कर ही बैंक जो वसूली करेगा, इसको बोलते हैं मोर्टगेज रखना, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का मोर्टगेज ना हो तो वो हमारा किस तरह का होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होता है, और मोर्टगेज वाला अगर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी रख दी तो उसको क्या बोलते हैं, मोर्टगेज डिबेंचर। और ये मोर्टगेज लोन भी लोन को भी बोलते हैं, लोन और मोर्टगेज में यही अंतर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ़ ए क्लब हैज़ 400 member is paying an annual subscription of ₹100. Outstanding subscription on the 31st March 2019 were ₹2000. यहाँ पे बोला है कि एक क्लब है जिसमें क्लब में कितने मेंबर हैं, 400 मेंबर हैं और वो एनुअली पे करते हैं ₹100। तो कितना हो गया अपने पास टोटल, 40,000 का अपने पास टोटल क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्योंकि यहाँ पे ₹100 ₹100 हर कोई पे करता है एनुअली और 400 लोग टोटल हैं, तो आपके पास कितना ऑप्शन, कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, 40,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च। देखिए 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग था, यानी कि इसको हम किस में करेंगे, अगले नेक्स्ट ईयर हमें ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर करंट ईयर में बोला जाता तो हम क्या करते, इसको अपने इसी में इंक्लूड करते, लेकिन ये 31 मार्च तक भी आपका आउटस्टैंडिंग था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। इसलिए यहाँ पे 40,000 ही यहाँ पे किस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने पहले ही बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा किसी भी प्रकार का कोई प्रोविज़न अलाउड नहीं होता है। इसमें यह भी इंक्लूड होता है कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको बताया था, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी प्रकार का कोई चार्जेज यहाँ पे नहीं लिया जाता है, तो इट इज़ नॉट अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ABC शेयरिंग प्रॉफिट इन द 5:4:1 रेशियो। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 31st March 2010 was ₹1 lakh. Okay. B dies on June 30, 2010. Calculate B's share on profit on the basis of last year profit. ठीक है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 3 पार्टनर हैं, A, B और C 3 पार्टनर थे। उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, जो कि प्रॉफिट निकल के आया 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख रुपये प्रॉफिट निकल के आया है, कब का, 2010 का, 31 मार्च 2010 को। और बी की डेथ हो जाती है, जो उनका एक पार्टनर है, उसकी डेथ हो जाती है कब, जून 30, 2010 में। ठीक है, तो बोला है कि बी का शेयर कितना होगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला है, तो जो उसका पहले रेशियो था उसी रेशियो पे हम उसको नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट देंगे, क्योंकि वो अब उसकी डेथ हो चुकी है। तो पहले देख लेते हैं कि जो बी का है उसका शेयर लास्ट ईयर में शेयर कितना बन रहा था, 1 लाख का बी का कितना है, 4 है, डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। कैसे करना मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक, अब बी का शेयर 4 दिख रहा है, 4 को ऊपर ले लेंगे और टोटल जोड़ के आप नीचे एडिशन करके टोटल नीचे लिख लेंगे। तो ये अपने पास कितना आ गया, 40,000। ये क्या निकल गया है, 40,000 उसका लास्ट ईयर का निकल के आया। तो वो इसका पेमेंट तो उसको हो चुका होगा, क्योंकि 31 मार्च तक का हमारे अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, तो ये 40,000 का तो उसको पेमेंट हो चुका होगा। तो उसको ये बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अभी उसका कितना प्रॉफिट बनता है नेक्स्ट ईयर में, जो अभी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हमारा न्यू ईयर शुरू हुआ, तो उसमें उतना उसका कितना प्रॉफिट बनता है। 40,000 तो टोटल साल का आ गया, जो उसको पेमेंट हो चुका है पिछले साल का। तो अब इस साल का कितना बन जाएगा, तो 40,000 तो था, उसकी 30 जून को डेथ हुई, यानी कि आप अप्रैल से गिनेंगे, अप्रैल मई जून, कितने महीने का, 3 महीने का यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, 3 महीने का 3/12 कर देंगे, ये तो आपको पता ही है। 3 महीना मतलब 3 ऊपर लिख लेंगे, 12 टोटल एक साल में 12 महीने होते हैं, तो नीचे 12 आ जाएगा। 3 महीने का हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डेथ कब हुई, 30 जून को हुई, और हमारे अकाउंट कब स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल को। अप्रैल मई जून, अगर ये 1 जून बोला होता तो 2 महीने का निकलता, लेकिन इसने 30 जून बोला है, तो जून का पूरा महीना भी कंज्यूम कर लिया है। तो इस तरह से इसका 3 महीने का निकलेगा। आप इसको अगर करेंगे 3 हो गया, 3 से 3 1 बार हो गया, तो निकल के कितना आता अपने पास, सीधे 1,000 रुपीज़ निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका निकाल 10,000 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 जीरो हैं, यहाँ पे 1 है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10,000। ठीक है, कैसे निकाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि हमने क्या किया, इन्होंने पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट बोला है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारे पास 40,000 निकल के आया, उसका पेमेंट तो एक्चुअल में हो चुका होगा, नेक्स्ट ईयर का 30 जून को उसका डेथ हो गई थी, हमारा अकाउंट कब स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल को, अप्रैल मई जून 3 महीने का निकाल देंगे, 3/12, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 4 × 12, 4 1 × 4, तो 10,000 आपके पास निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर ऑफन कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ट्रस्टी बोलते हैं, ठीक है। प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर, प्रमोटर और डायरेक्टर आपके किस में होते हैं, कंपनीज़ में होते हैं, जो आपकी कमर्शियल कंपनीज या उस तरह की होती हैं, और पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप फर्म में होती हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे क्या होते हैं, ट्रस्टी यहाँ पे होते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होता है, हमें उसके शेयर को फॉरफीट करने के बाद हमें गेन होता है, ठीक है। जो गेन होता है वो हमारा गेन एंड हमारे सारे जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड गेन एंड ये सब कुछ है हमारे किस में आता है, हमारे नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आपको आ जाना चाहिए। डिविडेंड रिसीव करता है शेयर होल्डर, ठीक है। प्रॉफिट तो कंपनी कंपनी कैलकुलेट करती है। कमीशन हमारे जो होती हैं, कमीशन बेसिकली कंपनी के द्वारा किसी भी दे दिया जाता है कमीशन, वो आपका क्या रहता है, जो सैलरी के बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ दे दिया जाए उसको कमीशन बोल देते हैं, इंटरेस्ट तो ब्याज होता है। तो इस तरह से आपके कंपनी के शेयर होल्डर क्या रिसीव करते हैं, डिविडेंड, लाभांश जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:2:1, ठीक है। इफ द न्यू रेशियो ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ सी इज 5:2, गेनिंग रेशियो विल बी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी सी 3 पार्टनर थे, वो अपना रेशियो किस में शेयर कर रहे थे, 5:2:1 में शेयर कर रहे थे, ठीक है। और उसी समय क्या होता है, सी कुछ टाइम बाद रिटायर हो जाता है, अब उनका रेशियो क्या हो गया, 5:2 हो गया। तो आप इसको सीधी यहाँ पे एक सिंपल सा आपका जो कॉन्सेप्ट कह सकते हो या इस तरह का कुछ भी कह सकते हो, तो आपका जो आपका गेनिंग रेशियो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो न्यू रेशियो है वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाता है। अगर कोई पार्टनर आपका रिटायर्ड होता है तो आपका जो गेनिंग रेशियो वही आपका न्यू रेशियो बन जाता है। तो सीधे सीधे ऑप्शन 5:2 हो जाता है। लेकिन आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो ए और बी का, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले कितना था, 5/9 हो गया, ठीक है, 5/9 ए का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 5/7, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका निकल के आएगा। इसके बाद दूसरे का भी आप ऐसे निकाल सकते हो, पहले कितना था, पी का 2/8 था और बाद में कितना हो गया, 2/7। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका निकल के आएगा 5:2, राइट। और यहाँ पे बोला है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है आपका, गेनिंग रेशियो में आपका न्यू वाला रेशियो ज़्यादा रहता है, ओल्ड वाला कम रहता है, ठीक है। तो न्यू रेशियो पहले ले लेंगे, 5:2 को पहले ले लेना और इसको बाद में ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अक्रूड इनकम ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नेवर शोन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बोला है कि अक्रूड इनकम आपके जो अक्रूड इनकम और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिखाया जाता है। किस में नहीं दिखाया जाता है, तो वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, बल्कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे बनाया जाता है। बाकी ऑप्शन तो इररिलेवेंट है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, इफ़ एक्स एंड वाई वर द पार्टनर्स इन शेयरिंग रेशियो इन द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एंड जेड एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग एडमिशन इफ़ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज ₹6,000 द अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू मिस्टर एक्स एज शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ा था, आपने अगर याद होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर रिवैल्यूएशन होता है, कोई भी रिजर्व होता है, ठीक है,
कोई भी यहाँ पे अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है तो उसको मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं वो किस रेशियो में शेयर करते हैं, वो करते हैं ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए आपको नए नए वो दे रखे हैं, ठीक है, 1/3 शेयर ये सब कुछ आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा है किसकी, एक्स की जो शेयर है वो कितना होगा इस 6000 में। तो हम क्या कर रहे थे, 6000 है हमारे पास और हम क्या करेंगे इसको 1/2 कर देंगे तो 3000 आ जाएगा। कैसे आया 3000 वो मैं आपको बताता हूँ। हमने ऊपर पढ़ा था किसी भी प्रकार का रिजर्व्स हो, रिवैल्यूएशन हो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, उसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट लॉस एंड शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है किसका, एक्स एंड वाई का, यानी कि आधा इसका है तो आधा इसका है, ठीक है, बराबर बराबर, या 1/1 हम इसको ये भी कह सकते हैं, 1/1 भी हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना ही एक्स का शेयर है उतना ही वाई का शेयर भी यहाँ पे होता है। नया पार्टनर आया उससे कोई मतलब नहीं है, उसके शेयर को निकालना नहीं है, ठीक है, नया पार्टनर आया तो उससे कोई मतलब नहीं। तो हम पुराने ही जो रेशियो है उसमें ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 6000 आ गया, पहला 1/1 था, 1:1 था, बराबर रेशियो था। तो हम क्या करेंगे, ए का कितना निकालेंगे, 1/2। तो 3000 ए का, 3000 एक्स का, 3000 वाई का, राइट। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, under which method of the goodwill valuation the goodwill is calculated on the basis of surplus profit earned by the firm in comparison to average profit earned by the other firm। ये आपको मैंने पहले बहुत इसके काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसमें, किसमें, एमसीक्यू वाली सीरीज में। जो आपके गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं उस पर हमने बात करी है। एवरेज प्रॉफिट होता है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है, अन्यूटी मेथड होता है। तो ये कुछ 4 मेथड होते हैं हमारे किसके, गुडविल को कैलकुलेट करने की। यहाँ पे बोला गया है अगर सीधा सीधा एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बोलता तो हम क्या कहते थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म इन कंपैरिजन एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट से भी कुछ ज़्यादा इसने कमाया है, उससे ज़्यादा सरप्लस पे इसने वो किया है, तो वो कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम उसको कैपिटलाइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और नॉर्मली नंबर ऑफ द परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी पूछा जा सकता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जैसे हम निकालते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा, आपको सेल्स दी होगी, ठीक है, डेटा दे रहा होगा और उस पर प्रॉफिट के परसेंटेज दिया रहेगा, जैसे 10%, 20%, तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट करके नॉर्मल जो प्रॉफिट है आपका उसको आप निकाल सकते हो। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज। अब जैसे कि यहाँ पे बोला है स्पेशल पर्पज के लिए है, तो उसको किस में करेंगे, सेपरेट अकाउंट, ठीक है, should be created in separate account on shown in the balance sheet. रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ, रिजर्व कैपिटल आपका किसका पार्ट होता है, रिजर्व कैपिटल पार्ट होता है आपका कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ए लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। देखिए रिजर्व कैपिटल अलग अलग तरह की होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, उसके अलावा इश्यूड कैपिटल होती है। इश्यूड कैपिटल में भी आप अलग अलग सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल और फिर अनकॉल्ड कैपिटल। तो अनकॉल्ड कैपिटल हमारा कौन सा होता है, जिसको हम रिजर्व कैपिटल भी बोल देते हैं अनकॉल्ड कैपिटल को। और ये कब मंगाया जाता है, ये कैपिटल तब हमारी मंगाई जाती है जब हमारी कंपनी लिक्विडेशन की स्टेज में पहुंच जाती है। कुछ शेयर होल्डर से हम क्या करते हैं, हम जो कॉल नहीं करते हैं उनसे पैसा नहीं मंगाते जो शेयर का है, उनसे हम ये कहते हैं कि जब जिस समय हम लिक्विडेशन, हमारी कंपनी अगर बाई चांस हो जाता लिक्विडेशन, तो उस समय आपकी ऑब्लिगेशन बनेगी कि आप उसका पे भुगतान करें। जितना भी आपका शेयर आपने होल्ड किया है उसका भुगतान आपको ऑन द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन आपको करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, राइट।
इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग। फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड तो आपका वही होता है जो शेयर का भुगतान ना कर पाए तो उसको फॉरफिट कर लेते हैं, उनका हरण कर लेते हैं हम। एसेट्स, एसेट्स ही होती है, आपको पता है एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल तो वो कैपिटल होगी जिसको कॉल्ड किया हमने, कॉल्ड अप कैपिटल का, और वो उसने शेयर होल्डर ने उसका भुगतान भी कर दिया, उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। 24 वाला क्वेश्चन है, द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज रिफ्लेक्टेड अंडर विच आर्ट ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि हमें बोला है जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है वो हमारे बैलेंस शीट में किसके अंदर आता है, तो वो हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ठीक है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे जैसे कि आप रिजर्व भी देख पा रहे हो तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द 3:1 with effect from January 1st 2020 they agreed to share profit and loss in the ratio of 2:1 due to change in the profit and loss ratio B's gain और sacrifice will be। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले बी की बात, हमें सिर्फ बी की बात करनी है। बी का पहले रेशियो कितना था, 1/4 था। ठीक है, यानी कि 25% था। ओके, अब कितना हो गया उसका, 1/3। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, उसका रेशियो अभी बढ़ गया है। तो क्या उसने गेन किया ना, उसने पहले उसका क्या था 1/4 था, अभी उसका क्या हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, पहले क्या था 1/4, यानी कि 1 में से उसका कितना पार्ट था, चौथा पार्ट था, अभी कितना हो गया, तीसरा पार्ट। 3 पार्ट हो गए तो उसका 1 पार्ट उसका हो गया। तो इस तरह से 1/3 आपका ज़्यादा रेशियो है। तो हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हम, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो कितना है अपने पास 1/3, ओल्ड रेशियो 1/4, तो निकाल देंगे 1/12। ये क्या आया, गेनिंग रेशियो 1/12 गेन। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन पार्टनरशिप इन केस ऑफ द फिक्स्ड एसेट द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज। यहाँ पे बोला है पार्टनरशिप में इन केस ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल द कैपिटल अकाउंट हमारा क्या शो करेगा, हमारा क्रेडिट हमारा यहाँ पे शो करेगा पार्टनरशिप का जो हमारा अकाउंट होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, आपको एक सीक्वेंस पूछा गया है कि आपके जो कैपिटल होती है उसका एक सीक्वेंस पूछा है कि कैपिटल किस तरह की, कैपिटल का एक जो फिक्स्ड आपके स्टेप्स होते हैं या फिक्स्ड आपका सीक्वेंस होता है वो किस तरह का होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था। सबसे पहले होती है ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद होती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब जब कर लिया तो उसके बाद फुली पेड आ जाते हैं, यानी कि सब्सक्राइब फुली पेड। फिर आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ये आपका लास्ट में आता है। ठीक है, पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, जितने के लिए कंपनी ऑथराइज्ड है कैपिटल उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती है कैपिटल इश्यू, तो ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल उसकी हो गई। उसके बाद इश्यू, कैपिटल को इश्यू किया जाता है। इश्यू करने के बाद कुछ सब्सक्रिप्शन मांगे जाते हैं, यानी कि कुछ सब्सक्राइब कर लेते हैं और फुल्ली पेड कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद वो क्या करते हैं, फुल पेड, उसका फुल पेमेंट उसका शेयर का कर देते हैं। लेकिन कुछ बच जाते हैं जो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन उसका फुली पेड नहीं कर पाते, तो इसको लास्ट में आ जाता है। और इन्हीं शेयरों को हम लास्ट में फॉरफिट कर देते हैं। अगर ये पेमेंट ना कर पाएँ, कॉल करने के बाद भी ये पेमेंट ना कर पाए तो हम इसका फॉरफिट हम इसको कर लेते हैं लास्ट टाइम पे। तो इसका राइट सीक्वेंस ये है, ऑथराइज, इश्यू, सब्सक्राइब्ड, फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। क्वेश्चन नंबर 28 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूजुअली द डिवेंचर आर इश्यूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कूपन रेट। ठीक है, कूपन रेट, या इसको आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है, हर्डल रेट भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या आता है, आपका एक फिक्स रेट मांगता है, फिक्स रेट होता है डिवेंचर का। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जो डिवेंचर होता है उसके आगे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा 10%, 10,000 डिवेंचर, या 12% 10,000 डिवेंचर। तो ये 10%, ये 12% जो डिवेंचर के आगे लिखा गया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट बोलते हैं। यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट का रेट होता है। ठीक है, इतना इंटरेस्ट उस पर देना ज़रूरी है डिवेंचर पे, तो इसको बोलते हैं कूपन रेट। सो गाइज, ये थे हमारे आज के जो 28 क्वेश्चन थे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी बन गई लेकिन ये क्वेश्चंस पूरे करने ज़रूरी थे। इसका लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको इसमें कुछ
सीखने को मिला होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप देखो, तैयारी कीजिए और बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।